क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आइडेंटिफाई करना है। बाकी सब लोग सुनो जिससे पेपर नहीं दिया है। आइडेंटिफाई क्वाड्रिलेटरल विद फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कौन कौन से होते हैं मैम? रोम्बस, स्क्वायर, रोम्बस एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल। यस रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों लिखना होगा। कोई एक लिखोगे तो मैंने गलती से 4 लिख दिए मैम। ठीक है। नेक्स्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of an exterior angle 22 degree? 22 degree. No, ma'am. 360 से No, ma'am. No, it is not possible. No, Answer, ma'am, 16.36. It is not divisible. It is not divisible. तो वो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा कोई पॉलीगॉन नहीं हो सकता जिनका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। Third, find measure of each exterior angle of a regular polygon of 15 sides. Regular polygon 15 sides, exterior angle की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका भी फॉर्मूला ये होता है 24 gone. 24 है। एक तीर्थ बोलो बेटा। मैम आंसर ही कहना था। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो सारे जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स, ये 90। मैम आपने एक बात बोली थी कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यस, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा एक्सटीरियर एंगल, और ये रहा फिफ्थ एक्सटीरियर एंगल, 5। और सबका सम क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये होगा 60 प्लस 90 प्लस फिर प्लस ये एंगल 1, वो भी 90 होगा। एंगल 1 जो दे रखा है इधर, यहाँ पे जो एंगल 1, ये जो एंगल 1 दिया है वो भी क्या होगा 90। ये ठीक है 90, क्योंकि अंदर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो वो भी आ गया प्लस 90 एंड देन दिस इज 40, दिस इज x, और इन सब का सम क्या हो जाएगा? सबका सम होगा 360 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी कॉल्ड sum of exterior, all exterior angles of any polygon is always 90 degree. तो इसका आंसर कोई बताएगा मेरे को क्या आ रहा है? 80 डिग्री। मैम कैन आई से तीर्थ? हाँ बोलो। मैम 80 डिग्री। 80 डिग्री इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं। Okay, question number 5. Find the angle measure of x in the diagram. तो हो गया 1, 2, 3 और 4, चारों एंगल का सम 360 डिग्री बिकॉज इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, एंड चारों एंगल्स का सम क्या होगा 360 डिग्री। आंसर क्या आ रहा है इसका? क्वेश्चन मैम नंबर कैन आई से तीर्थ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मैं बोलूं मैम? हाँ मैम, यस मैम 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट
मैम हाँ मैम अगले वाले का मैं बोलूं? हाँ बोल दो। कंसिडर द पैरेललोग्राम, डिग्री वैल्यू अननोन, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अभी पैरेललोग्राम में देखो इधर, ये जो है एंगल और ये एंगल z वो इक्वल होगा, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होगा, यानी ये 40 है तो ये वाला एंगल जो है वो भी 40 होगा। ओके, तो अभी देखो तुम ये वाला ट्रायंगल जो मैं बना रही हूँ उसमें दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 112, दिस इज z। तो हम तीनों का सम कर सकते हैं, z प्लस 112 प्लस 40 डिग्री that is equals to 180 degree। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सब क्या होता है 180 डिग्री। तो z की वैल्यू आ जाएगी 28। मैम कैन आई सी द आंसर ऑफ x? z and x both will be same, z and x both will be same 28 28। when alternate angles are equal यस, तो ये z इधर, ये वाला z और ये x दोनों वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके नेक्स्ट पर मूव करते हैं। रेंट रेक्टेंगल में अब ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, O से N, O से T, O से R एंड O से E, ये चारों ही इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में सेंटर से वर्टेक्स तक सब इक्वल होते हैं, O से N, O से T, O से R, O से E सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 3x ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x प्लस 1। इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 3 मैम मैम 3 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8b, टेक्सचुअल सम हियर। मैम कैन आई सी द आंसर? कैन आई से मैम जय? हाँ बोलो बोलो जय। मैम x इक्वल टू 50। 50 इज करेक्ट। अब मेरे को बताओ कौन बताएगा कौन के कैसे आया, जय बता दो तुम। हाँ मैम, मैम मैं बताऊं? हम r फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो तुमने पहले r फाइंड किया यानी कि दिस, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, एडजेसेंट है इसके लिए, तो ये 60 हो गया। हाँ फिर हाँ मैम, तो फिर मैम e ऑपोजिट एंगल है तो e 60 डिग्री होगा। नहीं, मैम s will 60 degree यस s है ऑपोजिट एंगल इज s। and ma'am e will 70 degree because l is opposite angle। यस, और ये 70 इधर दे रखा है और उसका ऑपोजिट ये रहा e, तो वो भी 70। ये 70 हुआ, ये 60 हुआ और ये x हुआ और तीनों का सम 180 डिग्री हुआ। हमको and तो two parallelograms are mixed। how many diagonals are there in an octagon? फॉर्मूला है ना 9n minus 3/2। हाँ मैम वही। नेक्स्ट ये वाला देखो बेटा, ये भी पेंटागन है। 1 ये x 2 3 ये रहा 4 और ये रहा 5। अब ये 70 है तो ये लीनियर पेयर से 110 आएगा। ये 60 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये 120 होगा। Ma'am, can I give the answer of this? हाँ दे दो। Ma'am, x will 140 degree। ओके, तो पांचों एंगल्स का सम बेटा, इधर 30 x, ये भी x, ये 110 होगा लीनियर पेयर से, ये 120 होगा और पांचों का सम होगा 540 क्योंकि ये पेंटागन है।
पेंटागन की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 540 डिग्री. 2x is equal to 280 degree, ma'am. And then we will 280 upon 2, so answer will 140 degree. ठीक है, तो हाँ करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. मैम ये एग्जाम बहुत इजी थी ना, सारे टेक्स्ट बुक में है. ये मैंने पूरी टेक्स्ट बुक में से ही पूछी थी, क्योंकि टेक्स्ट Ma'am, बुक you have asked from example also. टेक्स्ट बुक का इम्पोर्टेंट. Now, given a parallelogram, अब next time थर्ड चैप्टर एग्जाम होगा वो टेक्स्ट बुक में नहीं होगा. टेक्स्ट बुक इसलिए मैंने पूछ लिया अभी ताकि नेक्स्ट टाइम now I will not ask टेक्स्ट बुक थर्ड चैप्टर. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or a property used. So AD किसके अपोजिट, AD किसके इक्वल हो रहा है? Ma'am, can I give? बोल दो. BC, opposite angles are equal. Opposite sides are equal. हाँ BC. BCB यानी ये एंगल, ये किसके इक्वल हुआ? DA B के इक्वल हुआ. OC ये रहा डायगोनल, ये किसके होता है? OC इक्वल होगा OA के. एंड DAB और CDA का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है. Okay, question number 11. The figure runs in a parallelogram. Find x and y. बताओ. मैं बताऊं मैम? जय, हाँ बताओ. वे दो लोगों ने एग्जाम दिए क्या? बाकी लोगों ने एग्जाम नहीं दिए? हम चालू करूं? मैम मेरी तो पूरी एग्जाम ही अलग थी. तो बेटा तुम्हारी बात नहीं कर रही. हाँ मैम, y equals to 13 centimeter and x equal to 3 centimeter. Yes, y equals to 13 and y equals to 3 and x equals to नहीं, x equals to 3 and y equals to 13. हाँ मैम, मैंने वही बोला. हाँ कैसे? How? हाँ मैम, y plus 7 is equal to 20 degree. y. हाँ मैम, तो y equals to No, WHY. y. क्या बोल रहे हो मैम? y क्यों इक्वल क्यों है वो दोनों? परपेंडिकुलर म्यूट बाइसेक्टर. क्योंकि हम बाइसेक्ट करते हैं ना डायरेक्टली. जय इक्वल क्यों हुए y plus 7 और 20? मैम अकॉर्डिंग टू मैं बोल हम रहा हूँ. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना. जय बोलो. मैम y plus 7 और 20 इक्वल क्यों हुए? अरे म्यूट हो, माइक ओपन करो जय. जय अपना माइक ओपन करो. हाँ बोलो. ओपन किया है मैं आवाज. क्या बोलो? y plus 7 और 20 इक्वल क्यों हुआ? मैम क्योंकि मैं परपेंडिकुलर में बाइसेक्टर है ना. नो, गलत. रॉन्ग. मैं बता सकता हूँ हाँ बताओ. मैम, क्योंकि है ना मैम वो उसके जो डायगोनल्स है ना मैम इक्वल है मैम, उस साइड से भी और वो साइड से. नो, पैरेललोग्राम के डायगोनल थोड़ी इक्वल होता है. मैम वो पैरेलल है इसीलिए. क्या है? बिकॉज दे बाइसेक्ट ईच अदर. Yes, because they bisect each other. मतलब मेरे को करने से मतलब है आंसर लाओ, मार्क्स लाओ. बेटा मैं यहाँ पे ना जिसके फुल मार्क्स आएंगे उनको कोई प्राइज नहीं मिलने वाला है. मैं बता दूं पहले. यहाँ पे हमारा पर्पस है टू लर्न, नॉट टू स्कोर. और तुम्हारा गोल स्कोर की तरफ जा रहा है. लर्निंग से डेविएट होकर स्कोर की तरफ जा रहा है. 40 on 40 लाना है मेरे को.
मैं कुछ नहीं देने वाली 40 on 40 में। मैम मैं अपना कैमरा 2 मिनट के लिए ऑफ कर सकती हूँ? हाँ, ओके मैम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं और ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये पूरा डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 और ये 5 दोनों इक्वल होंगे, OB and OD, and same goes for another diagonal OC and OA, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। सो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डोंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो ऐसा थोड़ी होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में बीच में 90 डिग्री थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर ट्रेपेजियम दिया है और ये दोनों एंगल्स का रेशियो दिया है, तो 2x रेशियो 1x। अब हमको पता है कि दोनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस एंगल D विल बी 180 डिग्री। तो 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 60। और ये भी दे रखा है, ये क्या दिया है 5, 5x। तो x नहीं ले सकते। मैम 7 था। 7 नीचे 7 है ना, ऊपर मैम नीचे 5 था और मैम ऊपर भी 5। तो अब इन दोनों का एडिशन दैट इज आल्सो 180 डिग्री, दिस इज 12y, तो y की वैल्यू आ गई 15। अब तुम्हें यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने को बोले, they have asked you to find angles, so 2x मतलब 2 into 60, ये 120, तो ये हो गया 60। सेम हियर 7y, Ma'am, can I give 7y? तो 105 और ऐसे ही 5 into 50 75। Yes, ma'am. ऐसे आएंगे चारों एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में अगर तुमने सीधा आंसर 360 डिग्री लिख दिया है बाय द प्रॉपर्टी, वो 4 मार्क का सम है। The sum is of 4 marks, so you'll not get any marks for that. 4 मार्क का सम है, तो तुम्हें पूरा सॉल्व करके लिखना है लीनियर पेयर से। अगर सीधा 360 डिग्री आंसर लिखा है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आंसर तो सबको पता ही है, उसका 360 आएगा, बट कैसे 360 डिग्री आया तो तुम्हें x y z w फाइंड करना है, सबको ऐड करना है और आंसर 360 आना चाहिए। आंसर तुमको पता है क्या आएगा, बट वो तुम्हें लाना है, प्रूव करना है। सो यू हैव टू डू इट बाय लीनियर पेयर एंड एवरीथिंग। 4 मार्क का, ओके। मैम अब फुल कोर्स की एग्जाम होगी ना मैम, कितने Ma'am, can I मार्क्स की? give the 40? answer of last question? अभी पहले चैप्टर 4 ओपन करो, जो बाकी है वो खत्म कर दो। मैम इसके बाद आप मैम बाकी है। टेस्ट लोगे? बेटा वो पता चल जाएगा, अभी पहले चैप्टर 4 निकालो। मैम जो आप वो फुल कोर्स की एग्जाम लेने वाले हो मैम, तो उसके मार्क्स कितने होंगे मैम? 40 होगी? नहीं बेटा, फुल कोर्स के तो 40 नहीं हो सकते ना, 80 ओके होंगे। ओके। Now exercise 4.5 chapter number 4.
The square READ, read. स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, इधर एक साइड दे रखी 5.1, मतलब सारी जगह 90 डिग्री। all is 5.1, ठीक है, and all angles are also 90. तो कंस्ट्रक्टेड नाउ, कंस्ट्रक्ट करो, बेस 5.1 बनाओ, सब जगह से 90 डिग्री करो। बन गया मैम। दोनों जगह पे 5.1, अब यहाँ से रेडियस ले लो 5.1 का, ई पे रखो, कट कर दो 5.1, आर पे रखो, कट कर दो 5.1, ज्वाइन कर दो, इधर एरो, ठीक है, रेडियस लो 5.1, इधर रखो कट 5.1, ई पे रखो कट 5.1, तो ये बन गया आर ई, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर। और मैम बाद में मैम एंगल को कॉपी करेंगे। नहीं, कोई कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, अपने बन गया। एंगल को कॉपी क्यों करेंगे, बन तो क्या सीधा दोनों ऊपर 90 बन गए। हाँ मैम। यहाँ पे 5.1 दोनों को ज्वाइन कर दी लाइन, एंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना। सेकंड मैम रोम्बस रोम्बस, सब डायगोनल दे रखे, तो कोई भी एक डायगोनल बनाते हैं, पहले 5.2 बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ 5.2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम्बस विद डायगोनल्स। 5.2 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। अब हम बनाएंगे ये 5.2 की, अब हम बनाएंगे रोम्बस, बनाने के लिए हमें बनाना होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो विल मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ रेडियस, हाफ से ज्यादा, मतलब यहाँ रखो और हाफ से ज्यादा रेडियस लो, ऊपर आ नीचे आ, फिर इस पॉइंट पे रखो कट बार एंड डॉटेड लाइन। एक कोई भी रेडियस ले लो, टेक एनी रेडियस बट बड़ा रेडियस लेना, रेडियस कोई भी ले लो, यहाँ पे रखो, इस पॉइंट पे ऊपर नीचे आ, फिर इस पॉइंट पे रख के उसी आर्क को कट करो एंड डॉटेड लाइन बनाओ, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने ये बनाया अभी। नाउ सेकंड डायगोनल क्या है, 6.4, ये फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट तुम कोई भी ले सकते हो, 6.4 लेके भी बना सकते थे, ठीक है। हाँ, सेकंड में उसका हाफ करके बनाना है, तो 6.4 दिया है, उसका हाफ होता है 3.2, तो सेकंड दिया है 6.4, उसका हाफ होता है 3.2। नाउ 3.2 यहाँ पे पॉइंट रखो, इधर 3.2 सेंटीमीटर लो, रेडियस इधर ऊपर आर्क कट करो और नीचे आर्क कट करो, 3.2 इधर सेंटर पे रखो, ये सेंटर है, 3.2 का ऊपर आर्क कट और 3.2 का नीचे आर्क कट, जहां पे कट हुआ 3.2 उसको ज्वाइन, और इसे सॉल्व करें और नाप दे दो।
मैम डन। मैम अगर आए तो हम लोग थर्ड वाला कर सकते हैं। नाम दे दो इसको कुछ भी, इन्होंने नाम नहीं दिया तो तुम अपने हिसाब से यू कैन गिव एनी नेम। QRS दे दो। ARK मार्क। मैम थर्ड वाला करे। हाँ थर्ड करो। रेक्टेंगल बनाना है, एडजेसेंट साइड्स दे रखी है 5 and 4। एडजेसेंट साइड्स मतलब ये और रेक्टेंगल में तो सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स इक्वल, बस बना दो 90 डिग्री। बेस ले लो 5 सेंटीमीटर, दोनों साइड से 90 90 बना दो। मैम बेस हम कोई भी ले सकते हैं ना, 4 5। हाँ 4 भी ले सकते, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लिया है मैंने, 5 सेंटीमीटर ले लो, दोनों जगह से 90 डिग्री बना के खड़ा कर दो 90 डिग्री। The thing is that, okay, you were saying that you are going to talk to Sakshi ma'am, right? So let's see. I'll ask. Okay, I'll ask about it. Fine. Okay, fine. So we were discussing this metals and non-metals. Now we are having two more in our list. That is chapter 11, means force and pressure and friction, right? Jai, yes, beta, Jai. मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? Yes, beta. हाँ मैम, देखो मैम, पेपर का मैम, क्वेश्चन पेपर का मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम, डिफरेंस बिटवीन ही था मैम कॉमेट और मीटियोर के बीच में। लास्ट क्वेश्चन वही था ना? हाँ Beta, that I need to check. Wait. मैम वही था डिफरेंस कॉमेट और मीटियोर के। Yes, beta. What happened, but? हाँ मैम, तो मैम लास्ट क्वेश्चन वही था मैम। तो मैम पूरे पेपर में सिर्फ मैम मेरे 2 ही मिस्टेक गई, एक एमसीक्यू में और एक फिल द ब्लैंक्स में, दोनों 1 1 मार्क के थे, तो 2 मार्क कटे मैम। आपने बोला था कि 32 मार्क का पेपर है, फिर भी मुझे 18 मिले। 18? हाँ I मैम। need to check that, beta. I need to check that. Okay. Today Yes, only मेरा भी ऐसा see this. Definitely, I will check it. That what is that problem? Okay. Definitely, I will explain. Okay. That explanation I will give it to you. Fine. Don't worry about it. Jai, am I audible, beta? हाँ मैम। Okay, fine. Fine. So yes, we are having displacement reaction here that we need to complete, and chemical properties of non-metals. Then definitely we'll start with force and pressure and then friction. Okay. We need to start with that physics only, because what about the other schools, beta? What is your status? Ma'am, in our school, chapter 13 is going, which we have done. 13. But when you are having periodic tests? Ma'am, from September 20, 80% it is fixed, but maybe 1 2 days it can be. Okay, 20 means we are having sufficient time. What about? Yes, beta. And pressure. force and pressure. Okay. If it's common and if we have completed, just don't raise your hand. Okay. So we know that the condition, we will revise in that case. Fine. So our portion is that revision. But if it's not, it's new chapter, then we need to discuss that. Okay, fine. We'll continue with our
chemical properties with non-metals. Now, if we have completed metals, okay, it means for non-metals, it's quite easy to understand, okay, exactly how they are going to react with oxygen, water, acids, and bases. Only 4 components, means 4 chemical reactions we are going to see in each standard. That's it. Okay, not more than that. Right? We have completed chemical equation, how to balance it, what's the meaning of chemical properties, and in case of metals, how we can do that. Okay, Ma'am, chemical can properties. you explain balancing equation again, ma'am? Yes, beta, definitely. So today we are going to do that only. Hai na? In case of non-metals, we are going to see that only. Fine. So we are going to study parallelly what will happen in case of metals and non-metals. So we can compare it. So if you are having that same question once again, write down differences or similarities between metals and non-metals, or in terms of chemical properties. Hai na? Differences in terms of not physical property, but in terms of chemical properties, metals and non-metals. Right? Ma'am, Yes, beta. ma'am, my network bandwidth is slow, so can I off my video? Okay, okay. Ma'am, I have chat you something. Yes, beta. I will check. Just give me a moment. Let me complete this first. Okay, now. Right now, the screen is just Chemical properties of metals and now, because we have completed our metal and chemical properties and their chemical properties, we will study that first so that revision will complete it. Okay. Meanwhile, we will study that parallel study of what? Non-metals also. nonmetals, reaction with acids and bases, and display bell icon to get. Dear students, acids are substances which turns blue litmus paper into red, and bases are the substances that turns red litmus paper. In this video, we are going to see reactivity of metals and nonmetals towards acids. We will start with what? We have seen if reactivity of metals and non-metals with acid. First of all, with acid. So we have seen that case of magnesium ribbon, right? Magnesium ribbon, if we are going to put where? In case of acids, what will happen? What could be the observation? We'll continue with that. Hydrogen gas will release, right? From the Here you can see magnesium, aluminum, and iron. All these examples are of what, beta? Metals. If metals are going to react with acid, means they are going to release what? Hydrogen gases. These are examples of metals, right? Then we are having charcoal and sulfur. These are examples of non-metals, we can say, right? Once again, copper. Copper wire is example of what? Metals. So if we are going to put a drop of, suppose here we are dropping HCl, that is one type of acid, hydrochloric acid, and H2SO4, sulfuric acid, right? So what will happen? If we are going to put it with the help of glass dropper by drop, we can see that hydrogen gas will release. That's it. That's what you need to write down. In case of non-metals, what will happen? In case of non-metals also, we are going to see, just a second. Now, are you able to see the screen, beta? No reactivity is seen in case of non-metals. Here we can see there is no such type of gases molecule release we can see, right? These are the examples. Charcoal powder. Charcoal means what? Coal, carbon form. And sulfur powder.
we cannot see those reaction, means hydrogen gas is not released here. Okay, so that is first reaction. If non-metals are going to react with acid, what will happen? And if metals are going to react, then they are going to release hydrogen gas. So here we are having the chart. Okay, if magnesium ribbon, that is our metal, aluminum foil, metal, iron, metal, if these three metals are going to react at room temperature with HCl, what will happen? Reaction we can see. Okay, same thing if we are going to add H2SO4. We are having two types of acids, hydrochloric acid and sulfuric acid. If at room temperature we are going to add sulfuric acid and inside that sulfuric acid, if we are going to put magnesium ribbon or aluminum foil or iron fillings yani iron ke tukde. So what will happen? Definitely is going to react with our acid, sulfuric acid, and will release hydrogen gas. But if we are having non-metals like charcoal powder, है ना, coal ka powder, colsa, and sulfur powder, and we are going to keep it or we are going to warm it, और हम react करवाएंगे अगर HCl को H2SO4 के साथ. So in case of HCl, it's not going to react. देखो यहाँ पे वो blank है, but copper wire will react, but वो less reactive है ना, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पे उसके ऊपर. इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर में हम कॉपर वायर यूज करते हैं, ना कि उसकी कंडक्टिविटी देख के, बट ऑल्सो दोज आर लेस रिएक्टिव विद दिस एसिड्स, है ना. तो रिएक्शन वहां पे कम होता है, बट H2SO4 के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है. सेम मैनर यहाँ पे जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, वो सिर्फ वार्म यानी गर्म हो गए, वहां पे आपको रिएक्शन यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा. ठीक है, ये हो गया नॉन मेटल के रिएक्शन विथ एसिड्स. अब है बेसिस. This activity, you might have understood that metals, on reaction with acids, forms hydrogen gas. Non-metals, on the other hand, generally do not react with acids. अगर सिंपली एग्जाम में पूछे कि नॉन मेटल की केमिकल रिएक्शन लिखो, तो नॉन मेटल प्लस एसिड यानी क्या? नो रिएक्शन टेक प्लेस. You must have noticed that copper show less reactivity towards hydrochloric acid. However, it reacts with sulfuric acid. Reactivity of metals and non-metals with bases. Activity. Metals are So, going to react with bases and they are going to produce, once again you know that, hydrogen gas, right? But what about non-metals? We are going to see that non-metals means sodium hydroxide is a very good example of base. NaOH, sodium hydroxide. Okay, this is sodium hydroxide. We are having sodium bicarbonate, sodium carbonate. These are the examples of what? Bases. So we will see if we are having metal, sodium palette. Here we are having sodium what? We already seen that vigorous reaction, right? इसको हम knife से भी कट कर सकते हैं. अगर ये सोडियम के पैलेट्स को हम अंदर ऐड करेंगे किसमें? पानी में, है ना? We know the reaction, but now we are going to see that if we are going to resolve it inside water and then if we are going to add base, सीधा ऐड नहीं कर रहे, या फिर किसी एक बेस के अंदर अगर हम कोई एक मेटल को, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल को ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन होगा या नहीं? हाँ, रिएक्शन वी कैन सी दैट इन फॉर्म ऑफ रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये हमने ऑलरेडी देखा था. So now what is that in case of non-metal? From this activity, fine, you might have understood that metals on reaction with bases produces hydrogen gas. The reaction of non-metals with bases are complex. okay. अब अगर एग्जाम में ये पूछा जाए what are those reactions between non-metals plus bases, so you just have to write down those reactions are complex. That's it. Because you are going to learn all these reactions in higher standard, not right now. ठीक है, ये आप अभी स्टडी नहीं करने वाले. वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 8th स्टैंडर्ड में उसे समझना मुश्किल है, उससे पहले बहुत सारी और चीजें समझनी पड़ेगी. ठीक है, You will learn it in higher classes. Watch ad-free and complete syllabus on Learn Fatafat Android app. एग्जाम्पल हमने एसिड और बेसिस के बारे में देख लिया. ओके, नाउ वी विल सी दैट रिएक्शन विथ व्हाट. अब कौन सा बच गया हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या?
डिस्प्लेस, वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस समथिंग. डिस्प्लेस यानी हमने देखा था केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, ठीक है, कि अगर NaCl को डिसॉल्व करोगे नॉर्मल वाटर में, तो वहां पे जो आयन से, यानी कि सोडियम जो पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरीन जो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे. ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट. ओके, अभी के लिए एक और पॉइंट हमें समझना बाकी है, वो देख लेते पहले. But I'll take your question. What is it? Okay, your syllabus, chapter number 12, 2, 4, 5, 7. Rudra. Non-metal plus oxide, non-metal oxide. Yes, beta, correct. Meet. We are coming back to that point once again. Okay, how they are reacting. Non-metals with water and oxygen, right? Non-metal plus water and oxygen, how they are exactly reacting. Okay, so for acids and bases, is that clear beta? For acid and bases कि क्या लिखना है, इसलिए वहां पे ज्यादा कोई फॉर्म्स नहीं है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हम देखिए कि रियल लाइफ में जब वो विग्रसली रिएक्ट करता है, वो हमने देखा था वीडियो. यस मैम, देखा था आपने, ठीक है. मैम सोडियम रिएक्ट करता है. सोडियम वाला, हाँ, विग्रस रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर. यस बेटा. सो विल गो फॉर नाउ. ओके, अब सबसे पहला ये काम करो, इससे पहले कि हम ऑक्सीजन और वाटर वाला या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करें, जो अभी हमने पढ़ा है रिएक्शन विद एसिड्स एंड बेसेस, सिर्फ वो लिख लो अपने वर्ड्स में, एक बार लिख लो, कोई भी एक नोट में, रफ नोट में, या आपका साइंस क्लास मैंने बोला है जैसे इसमें, ठीक है. टेक्स्ट बुक की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो समझ में आए सिर्फ उतना लिखो. Ma'am, can you repeat what to write? यस बेटा, अभी अभी हमने जो दो रिएक्शन देखे हैं, यानी नॉन मेटल प्लस एसिड्स एंड नॉन मेटल प्लस बेसिस, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. Okay, ma'am. हम नॉन मेटल्स ना, सिर्फ नॉन मेटल्स, मेटल्स का तो हमने लिखा है ऑलरेडी. मैम जो कॉपर वायर था मैम, वो बेसिस था ना? नहीं, कॉपर यानी क्या बेटा, मेटल ही है, बट वहां पे जनरली हमने मेटल को कैसे देखा कि वो अच्छे से रिएक्ट करता है, बट वहां पे कैसे था, दो एग्जांपल थे कि मेटल जो था HCl के साथ लेस रिएक्ट कर रहा था, जबकि होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, और H2SO4 के साथ कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा था, इसलिए उसको अलग से दिखाया था, स्पेशल केस. मैम H2SO4 तो मैम एसिड में आएगा ना? सॉरी बेटा, मैम H2SO4 तो एसिड में आएगा ना? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बताया ना, दो एग्जांपल हमने लिए, दो एग्जांपल्स में से H2SO4 and HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड.
मैम यस बेटा, नॉन मेटल्स होते हैं वो तो रिएक्ट नहीं करते हैं ना एसिड के हाँ साथ। बस इतना ही लिखना है, वही तो लिखना है। ओके मैम। और बेसिस के साथ वो रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है ना, जो हम यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गया ना बेटा? मेटल्स के लिए तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, राइट? 2 बार लिख चुके हैं। मैम डन। ओके फाइन। अब नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा अगर मेटल का आ गया है तो। ठीक है, Understand this reaction. Please perform this activity with the help of teacher. here we are having, हमने metals के साथ देखा है, so we are having sulfur here. Sulfur we are going to first of all deflagrating we are going to take it with the help of one spoon. Okay, sulfur powder. Then we are going to put it inside our beaker which is filled with the water. Now what will happen exactly? What we are doing, we are dissolving it inside means, because we need to check whether they are acidic or basic. So if it's in a powder form, directly you cannot check that, है ना? 7th standard we already study कर चुके हो, right? So what we are doing here exactly, we are checking that reaction of non-metal. कौन सा non-metal हमने लिया है यहाँ पे? Sulfur. So whether it's going to react with acidic, whether it's going to react with oxygen or not. अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन वाला केस कैसे चेक कर सकते हैं? जब वो एयर के कांटेक्ट में है या फिर नहीं है तब. Suppose Basically, burning of sulfur in air forms sulfur dioxide. यानी कि अगर हम सल्फर को बर्न कर दे, बर्न का मतलब ही है यही होता है, अगर किसी चीज को बर्न कर रहे हो मतलब कि आप एयर प्रोवाइड कर रहे हो, तभी वो बर्न होगा, है ना? और सल्फर और फास्फोरस दोनों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि वो यूज होता है ऐसी जगह पे क्योंकि वो एयर के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो विगरस रिएक्शन हमें दिखाएगा, है ना? तो बर्न करोगे तब तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा, राइट? तो जब हम उसको हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सल्फर और हीट प्लस एटमॉस्फेयर यानी कि क्या? ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड. डाइऑक्साइड यानी क्या? डाई यानी 2, ऑक्साइड, ऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स? 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है. सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड है तो 3. ठीक है, वैसे बहुत सारे और भी फॉर्म्स हो सकते हैं और नेम उसके नॉमेनक्लेचर अलग भी हो सकता है, बट ये सल्फर डाइऑक्साइड बना. अब ये सल्फर डाइऑक्साइड को हमने यहाँ पे डिसॉल्व किया वाटर में, यानी SO2 प्लस H2O, तो वो क्या बनाएगा? एक एसिड बनाएगा. कौन सा? अब यहां पर से ही हमारा सेकंड नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, टॉपिक डिस्प्लेसमेंट. यानी यहाँ पे कौन सा एसिड बन रहा है? वी विल सी कि यहाँ पे क्या है? वाटर ले रहे हम, H2O. ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने गलती से आंसर लिख दिया बेटा, वो यहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर रही हूँ. सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो, ठीक है, सल्फर इज गोइंग टू रिएक्ट विथ, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है यानी गैसेस फॉर्म बन रहा है. ठीक है, ये हमने पॉल्यूशन वाले चैप्टर में अगर कंप्लीट किया है तो पढ़ा है, अगर याद हो तो. और ये अगर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो बनाएगा एसिड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, H2SO4. अब ये अगर एसिड है तो हमारा लिटमस पेपर ब्लू में से या फिर जो भी कलर है उसमें से किस में कन्वर्ट होना चाहिए? रेड में, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया रिएक्शन हमारा सल्फर यानी कि नॉन मेटल का किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ओके, जरूरी नहीं है कि हर कोई एक नॉन मेटल एट द एंड एसिड ही बनाए, बट हाँ यहाँ पे सल्फर वाला एग्जांपल लिया है, उस केस में It dissolves in water, forming sulfurous acid. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Sulfur dioxide reacts with water and produces sulfurous acid. Clearly, nonmetals on reaction with oxygen forms acidic oxides. Okay, so if you want to write down the general reaction, like in case of metal plus oxide यानी metal oxide, तो यहाँ पे अगर लिखना हो, ठीक है, तो क्या होगा? Non-metal plus oxygen, okay, is equal to what? Non-metal plus oxygen is equal to what बेटा? Metal acidic oxides, है ना? Acidic oxides. ये रिएक्शन अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम?
नॉन मेटल यानी मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे NM प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 और जनरल इक्वेशन में यहाँ पे, या फिर ऑक्सीजन लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों? क्योंकि जो हमें ऑक्सीजन का फॉर्म मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? एसिडिक मिल रहा है, बेसिक नहीं मिल रहा है। यानी एसिडिक यानी यू नो दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेस एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। 7 ऑलरेडी स्टडी किया आप, राइट? अब नेक्स्ट है इसके बाद ऑक्सीजन के बाद Reaction with water. वाटर। From this activity, you will come to know that metals react with water, causing the release of energy in the form of heat and produces the alkaline, Vigorous that reaction. is, basic solution. Non-metals, on the other hand, generally do not react with water. ओके, अगर पूछा जाए कि वो वाटर के साथ उसका रिलेशन कैसा है या फिर कैसे वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन क्या है, तो हम लिखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दैट्स इट। बट हमारे पास एक रेयर एग्जांपल है, Non-metal phosphorus is highly reactive in air, so it is kept in water. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि फॉस्फोरस को रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो हाईली रिएक्टिव है, इसलिए उसको किसी ऐसी जगह पे स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे वो रिएक्ट ना करे, इसलिए उसको स्टोर किया जाता है अंडर वाटर। We will continue to speak about chemical properties of metals and non-metals in ओके, हमने चारों प्रॉपर्टीज देख ली है। अब आप लिख लो अपने बुक के अंदर जो भी साइंस का है कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या रिएक्शन। Ma'am, can you repeat the question? यस बेटा, नॉन मेटल प्लस वाटर, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। मैम यस बेटा, मैम एक डाउट है कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये ओके मैम। मैम हमने ऐसा ही था ना कि जो मैम नॉन मेटल होता है वो वाटर के साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। हाँ, रिएक्शन ही नहीं करता। मैम डन। ओके बेटा, मैम डन। ओके मैम डन। बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यस बेटा, मैम हमारे स्कूल में हमें पीरियोडिक टेबल लर्न करने को बोला है। पीरियोडिक टेबल बोला है। यस कोई चैप्टर है आपका एटॉमिक के रिलेटेड? मैम यही चैप्टर में बोला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए हाँ ये जरूरी है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही अभी करो, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखना, इट्स इजीएस्ट थिंग। आई विल शेयर दैट हाउ टू डू दैट, है ना। उसके सिंबल्स याद रखने। हाँ बेटा बोलो। पूरा लर्न करने को बोला है। हमारे प्रोजेक्ट भी दिया है कि उसमें ग्रुप है तो कोई भी दो दो ग्रुप्स एलिमेंट्स लर्न करेगा वैसे कर। ठीक है, उसके रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में 8th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर होना ही चाहिए, वरना ये केमिकल रिएक्शन बट यहाँ पे रखा नहीं है। ठीक है, 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल लर्न करना ही चाहिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग से तो होना ही चाहिए, बट है नहीं हमारे सिलेबस में। डेफिनेटली अगर हमारा पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब हमारा ये फ्रिक्शन और फोर्स एंड प्रेशर भी है हाथ में, ठीक है, अगर वो नहीं होता डेफिनेटली हम एक लेक्चर पूरा इसी के लिए रख लेते क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फाइन, वी विल ट्राई। चलो हम कोई ट्राई करेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे पास हमारे मैम ने बोला कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हायर स्टैंडर्ड्स में बहुत। मैं वही बोल रही हूँ बेटा,
कि वो एक्चुअल में पूरा चैप्टर होना चाहिए, हमारी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, जो नहीं है ना, वो एक पूरा अलग से चैप्टर ही होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एलिमेंट समझ के, मॉलिक्यूल क्या है वो समझ के, कंपाउंड और मिक्सचर समझ के, अगर याद हो तो। फिर हम आए थे केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है एंड प्रोडक्ट्स क्या है, और केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना पड़ता है। फिर हमने स्टार्ट की थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर याद हो तो बेटा। यस मैम, जैसे कि आपने समझा था। हम एक और पूरा, अगर पूरा लेक्चर एटलीस्ट नहीं ले सके तो आई विल ट्राई कि हम हाफ एन आवर अगर ले पाए तो आई विल एक्सप्लेन, है ना, उसके अंदर पूरा एटलीस्ट जो बेसिक चीज आपको समझनी चाहिए पीरियोडिक टेबल को लेके, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, एक बार ये फिनिश किया, कोई एक चैप्टर फिनिश हो जाने दो तो हमें थोड़ा टाइम पता चल जाएगा कि कितना है। फाइन, यस बेटा बोलो। मैम पीरियोडिक टेबल मतलब वही ना जिसमें जैसे कि मैम सल्फर है, कार्बन है, तो उसका मैम जो सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन मैंने कैसे बताया था आपको, जैसे हमारे पास अगर साइंस की टेक्स्ट बुक है और हमारे पास अगर 18 चैप्टर्स है, अब अगर सागनी को 11 चैप्टर कौन से पेज पे ये ढूंढना है तो वो रैंडमली ओपन नहीं करेगा, वो इंडेक्स में जाएगा, चैप्टर नंबर 11 के सामने पेज नंबर चेक करेगा, है ना। यही मैंने यही से स्टार्ट किया था अगर याद हो तो ये कुछ ऐसा है कि नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उनको हमने एटॉमिक नंबर, जैसे आपके क्लास में आपको रोल नंबर दिया जाता है पहचानने के लिए, है ना, वैसे इन लोगों को हमने एटॉमिक नंबर दे दिया। ठीक है, ये नेचर में फाउंड है और नेचर से बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन। इसके लिए एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि ABCD A to Z है अगर हमारे पास, राइट, तो APPLE ये कॉम्बिनेशन लेके हम बहुत सारे वर्ड A को लेके बना सकते हैं, B को लेके, C को लेके, D को लेके बना सकते हैं। बट इससे पहले हमने A to Z समझना जरूरी है, जो कि हमारे मेन एलिमेंट्स है ना, रॉ मटेरियल है जिससे बाकी के कंपाउंड और मिक्सचर्स बनते हैं। सिंपल, ये इसलिए स्टार्ट किया था बेटा। अब आप ध्यान दे रहे हो क्योंकि आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर प्रोजेक्ट ना आता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता, है ना। पता नहीं मैम क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, ये तो है ही नहीं सिलेबस में। याद है हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी अगर याद हो तो। फाइन, चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल रिएक्शन, सपोज साग्निक इज गोइंग टू चेंज हिज जॉब, है ना, ही जस्ट वांट टू टेक दैट हाइक, ठीक है, वो दूसरी जॉब ले रहा है, उसकी जगह पे किसी और को तो रिक्रूट करना ही पड़ेगा, है ना। सो वी आर गोइंग टू हायर मीत सपोज, ठीक है, सो मीत इज डिस्प्लेसिंग साग्निक, है ना। कुछ वैसे ही होता है जब ये रिएक्शन करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो नए कॉम्बिनेशन बनने के लिए पुराने कॉम्बिनेशन तोड़ने पड़ते हैं, है ना। जो भी रिएक्शन था, सपोज NaCl था, अगर इलेक्ट्रिक करंट मैंने पास किया तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। अब ये Na किसी और के साथ रिएक्ट कर सकता है और Cl- भी कर सकता है, ठीक है। सेम मैनर वी आर गोइंग टू सी वेयर हियर, ओके, यानी डिस्प्लेसमेंट, वो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, जहां पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ने वाले। फाइन, ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल, मेरे पास एक स्पून है, नॉर्मल सी स्पून है, मुझे उसका कोटिंग करना है सिल्वर का, मुझे मेरी स्पून सिल्वर की चाहिए, या साग्निक बोलेगा कि मुझे मेरी स्पून गोल्ड की चाहिए। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एक बेसिक मेटल उसके ऊपर लगा हुआ है, कोट किया हुआ है, और हम अगर दूसरा मेटल उसके ऊपर कोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरा कोटिंग कर रहे हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला पेंट निकाल के हम दूसरा कलर लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये कलर चेंज कर दिया, दूसरा कलर लगा दिया, ठीक है। वैसा ही हम किसके साथ करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक मेटल को निकाल के दूसरा मेटल वहां पे जगा ले, ठीक है। यही कंसेप्ट माइंड में रखना है जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं। फाइन, विल स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। मैम मतलब हम एक मेटल के फॉर्म को ही पूरा चेंज कर देंगे। सी मैं कोई भी कंसेप्ट अगर आपको ऐसे टर्म में समझाऊं ना, तो वही टर्म या डेफिनेशंस या फिर वर्डिंग्स नहीं जाएंगे बेटा, ये कंसेप्ट अपने माइंड में लेके चलो ताकि समझने में इजी हो जाए। फाइन, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज इट, ओके। साग्निक, फाइन बेटा। आपने बोला ना स्पून में चढ़ा था, तो मुझे लगा कि आयरन जैसे है तो आयरन से कॉपर बनता है, तो शायद से वैसे ही कुछ बना। वहां पे कोटिंग हो रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आयरन को निकाल देंगे और फिर नई मेटल का लेयर चढ़ाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आयरन के ऊपर ही वो लेयर चढ़ा दे, है ना। इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल दिए, पेंट वाला भी और स्पून वाला भी, परत चढ़ाने वाला भी।
ठीक है, हाँ, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखो ये रिएक्शन अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे एक एग्जांपल, बट आपको करना नहीं है ना। रियल लाइफ में भी आपको ये नहीं पूछा जाएगा एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको जो बताया है वही क्लैरिफाई करना, ठीक है। सो वो बहुत ही इजी एक्सप्लेन करना बेटा। फाइन, डिस्प्लेसमेंट। Displacement reaction. It is a reaction in which an element reacts with a compound and अच्छा, replaces अब समझ लो कि यहाँ पर समझ लो कि जैसे हमने बोला था कि एक साग्निक है और एक मीथ है, ठीक है। another element in the compound. A plus BC gives rise to AB plus C. ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज अगर जैसे यहाँ पे A प्लस BC था, B और C का बॉन्डेज टूट के यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन बना A और B का, ठीक है। यानी इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। किसने किसको डिस्प्लेस किया? BC कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे बन गया AB। I will show you one more example, easiest example. A and C are elements and BC and AB are compounds. Activity. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Do you know what's the meaning of sandpaper बेटा? Sandpaper यानी वो पेपर के पीछे की साइड पे, यानी उसके एक साइड पे सैंड ग्रेन्यूल्स लगे हुए होते हैं। जैसे ये पेंट अगर हमें निकालना हो, है ना, पुराने टाइम पे वैसे ही सैंड पेपर से वो पूरा निकाला जाता था, ठीक है। ये सैंड पेपर से हमने क्लीन करके रखा है ताकि उसके ऊपर का रस्टिंग या बाकी सारे डेब्रीज और जो भी मटेरियल है उसको निकाला जाए। फाइन। 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take 10 milliliters copper sulfate solution. Type. अब ये याद रखना जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? आयरन नेल। आयरन नेल यानी क्या? हम बोल सकते हैं कि वो Fe है। Fe आयरन है, यानी कि एक मेटल है। फिर हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट यानी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड सल्फर एंड ऑल्सो ऑक्सीजन, कॉपर सल्फेट, ऐसा कोई सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पर समझ लो कि कॉपर एक मेटल है और आयरन भी मेटल है। तो हम क्या देखने वाले यहाँ पे कि जो Fe यानी जो आयरन नेल के फॉर्म में बाहर है, ठीक है, वो किसको डिस्प्लेस करने वाला है? यानी कॉपर जा रहा है कहीं और, यानी सोल्यूशन में अलग, ओके, अलग से घूम रहा है। फाइन, घूमने वाला है, यानी सेपरेट हो जाएगा सल्फेट से। बट उसकी जगह पे कौन लेगा यहाँ पे? Fe। तो वो रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और बनाएगा फेरस सल्फेट, फेरिक। आई विल शेयर, यहाँ पे एक और भी चीज रूल समझना जरूरी है कि जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तब वहां पे पीछे सफिक्स यानी पीछे फेरिक लगता है। अगर कम होते हैं तो OUS फेरस लगता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक यानी वहां पे 4 थे, सल्फ्यूरस में वहां पे 3 ही थे, यानी उससे कम मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। ये फिर भी आप 9th स्टैंडर्ड में और डिटेल में पढ़ोगे। बट डिस्प्लेसमेंट आपने बताया था कि है ना, जो SO2 प्लस वाटर इज इक्वल टू H2SO4। बेटे वो तो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। जब SO2 बन गया बाद में वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था, तब हमारा फाइनल रिजल्ट ये था, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पे आयरन किसको डिस्प्लेस करने वाला है? कॉपर को, ठीक है, कॉपर को, यानी कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ पे ये आयरन लेने वाले। वो पूरा देख लेते हैं, बहुत ही इजी है प्रोसेस। 2 iron nails with a thread and immerse carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. ये स्टैंडर्ड है, हमेशा हमारे पास एक स्टैंडर्ड रहता है ना, कंपेयर करने के लिए, एक स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसा है कि ओलंपिक का लास्ट रिकॉर्ड सपोज रनिंग का कुछ मिनट्स था, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। अब इससे ज्यादा अगर कोई लेता है या कम लेता है तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो ज्यादा था या बहुत कम या बहुत अच्छा था, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा है कि अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन होता है तो इसके कंपैरिजन में हम उसको स्टडी कर पाए। 20 minutes. Take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color sulfate solution in test tubes A and B.
ओके अब यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे 4 एग्जाम्पल? 2 टाइप की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जिसमें से जो स्टार्टिंग में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो एज इट इज है सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि वहां पे हमने कोई आयरन नेल रखी ही नहीं थी। बट यहाँ पे वो फेडेड है ना, इंटेंसिटी कम हो गई है। फाइन, यहाँ पे आयरन नेल, ये वाली आयरन नेल को हमने अंदर रखा ही नहीं था, बट ये जो हमने अंदर रखी थी उसका कलर चेंज हो गया है। जो आयरन का होना चाहिए उसकी जगह पे वहां पे वो ब्राउनिश या येलोइश जैसे कॉपर का कोटिंग लगता है वैसा हो गया है। कोटिंग चढ़ गया। यस, यहाँ पे रिएक्शन जैसे रस्टिंग में कैसे होता है बेटा, रस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही है कि आयरन रिएक्ट करती है वाटर के साथ प्लस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसलिए वहां पे रस्ट बनता है, राइट। सो इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पर हम वो कलर चेंज के फॉर्म में देख सकते हैं कि ये आयरन नेल ने रिएक्ट किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो हमें कैसे पता लगा? दिस इज द वे। Also compare the color of the iron nails. यस बेटा। मैम आई एम आस्किंग दैट कि जब हमें किसी और मेटल का कोटिंग करना है तो फिर मैम ऐसे करना है? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास 2 वेज है। मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्ड यूज किया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। यहाँ पे देखो हमने कहा कहीं पर भी उसको बैटरी या किसी पावर सोर्स के साथ कोड के साथ कनेक्ट किया है क्या? नहीं, ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है। केमिकल यानी क्या? मॉलिक्यूलर लेवल पे। केमिस्ट्री का मतलब ही यही है कि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर, एटॉमिक या कंपाउंड या मिक्सचर के वर्डिंग्स में। अगर मैं आपको जैसे लैंग्वेजेस होती है बेटा अलग अलग, गुजराती में हम कुछ अलग बोलते हैं और हिंदी में, उर्दू में, फ्रेंच, जर्मन में, इसीलिए आपको पहले डेफिनेशन डिफरेंस बताया जाता है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायोलॉजी, है ना। इसीलिए केमिस्ट्री का मतलब ही हमेशा स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से? एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर क्या है, फिर ही केमिस्ट्री स्टार्ट होनी चाहिए, जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए आपके मैम ने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। ओके, यू नीड टू लर्न अबाउट पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स क्या है। प्योर फॉर्म में जो भी, जैसे एयर के अंदर हमें क्या अवेलेबल है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, राइट, कार्बन, राइट, तो वो क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। कई कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस के बाद बनेंगे, कई केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो हम करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियली करवाए जाते हैं, ठीक है, और नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। हाँ बोलो बेटा। मैम आपने समझाया था ना कि वो एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि H जो होता है मैम, H प्लस H इज इक्वल टू H2, मतलब H एलिमेंट हुआ और जो H2 हुआ वो कंपाउंड हुआ, और जो 2 हुआ वो उसका अगर मॉलिक्यूल। सेम है तो हाँ, उसके ऊपर भी जाएंगे, डोंट वरी। अगर हम लोग कोई हाफ एन आवर ऐसा रखते हैं तो वो भी पूरा फिर से क्लियर कर दूंगी, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, देख लेंगे अब। Dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. The iron nail became brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades because iron is displaced by another. अब यहाँ पे इमेजिन करो, क्या इमेजिन करना है? आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट, यानी जो कॉपर सल्फेट का बॉन्डिंग था, ठीक है, वो ब्रेक हो गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, फाइन। अब कॉपर अलग हो गया, ठीक है, कॉपर अब सॉल्यूशन के अंदर है। अब क्योंकि आयरन नील है, वहां से आयरन अलग हो गया और वो किसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है? सल्फेट के साथ, यानी वो नया कॉम्बिनेशन बनाएगा फेरस सल्फेट। कॉपर जो है वो आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, यानी पूरा कोटिंग किसके ऊपर हो रहा है? अभी आयरन नील के ऊपर हो रहा है, इसलिए आयरन नील का कलर चेंज हो गया और इसीलिए जो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन का कलर उसने चेंज कर दिया, है ना। क्योंकि आपने देखा है कि कॉपर के जो ब्लू पैचेस बनते हैं और आयरन के जो रस्टिंग बनते हैं वो ब्राउनिश कलर। यहाँ पे कॉपर का भी कलर आपको पता ही है, टिपिकल कैसा ब्राउनिश होता है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं। Another element, copper, from sulfate solution. Fe plus CuSO4 aqueous gives rise to FeSO4 aqueous plus Cu solid. और ये कॉपर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे डिपॉजिट हो गए? हमारे आयरन नील के ऊपर, ठीक है, आयरन नील के ऊपर यहाँ पे जमा हो गए सारे, फाइन। इसलिए उसका कलर चेंज हो गया और सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि नया सॉल्यूशन कौन सा बना? कॉपर सल्फेट का नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर टिपिकल वो ब्लू कलर था,
जो फेडेड हो गया, क्यों? क्योंकि वहां से कॉपर हट गया है, सिंपल। मैम सिर्फ कॉपर बना वो। यस बेटा, यस बेटा, सॉरी, कॉपर, कॉपर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक और इसमें हम देखेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन, exactly what will happen in case of displacement reaction. Okay. At the displacement reaction of metals. Okay, The for chemicals displacement reaction we are having here solution, once again blue color solution, copper sulfate, it can be any other solution also. Okay, और हमारे पास यहाँ पे मेटल के फॉर्म में क्या है, जिंक, जिंक की एक स्ट्रिप है, ठीक है, जिंक यानी क्या है हमारा मेटल. So we are going to put it inside and we'll see the reaction that we will need are a beaker of copper 2 sulfate solution as well as a strip of zinc metal. What do you think will happen if we were to place this piece of zinc into the solution? Let's find out. पूरा फोकस करके रखा था जब ये रिएक्शन हो रही थी, है ना, जो भी 15-20 मिनट्स से उस टाइम पे वी कैन सी दैट हियर, है ना, पूरा जो स्ट्रिप का कलर है वो चेंज हो गया. ऊपर जो डिप नहीं की है वो स्ट्रिप का कलर चेंज है और यहाँ पर कलर चेंज है. And now you can see the deposition also. और जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो भी पूरा फेडेड यानी चला गया पूरा का पूरा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यानी हम उसको कैसे लिखेंगे, ये सोल्यूशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं CuSO4 और यहाँ पे क्या था जिंक, ये जिंक की स्ट्रिप थी. अब क्योंकि ये कॉपर है और ये रिएक्शन भी मैं बताऊंगी कि क्यों ये जिंक यहाँ पे सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है आयंस क्या है, चार्जेस क्या है, ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर या लेवल पे वो क्या होता है. फाइन. सो यहाँ पे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर रहा है ना, और कॉपर कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, जिंक के स्ट्रिप के ऊपर. इसलिए यहाँ पे देखो ये जो हमें रेसिड्यूज दिख रहे हैं वो पूरे वो किसके हैं, कॉपर, और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, और इसलिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फेडेड हो जाएगा जैसे हमने अभी देखा आयरन वाले केस में. We observe that as the reaction proceeds, the solution changes from blue to colorless. In addition, a reddish-brown solid also forms on the surface of the zinc metal. So what is the chemistry behind this? Let's take a look. This is a beaker of copper 2 sulfate solution. The solution is blue due to the presence of the copper ions. Okay, ये याद रखना. अब कॉपर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन और सल्फेट जो है वो नेगेटिव. फाइन. अब आयंस का मतलब मैंने पहले बताया था कि कोई भी अगर पार्टिकल्स वो चार्जेस कैरी करते हैं वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसको आयंस बोला जाता है. क्योंकि ये कॉपर भी पॉजिटिव है और हमारे पास जो जिंक था वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा जो अब तक ऑलरेडी कॉपर सल्फेट के साथ था. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो जिंक भी पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव सल्फेट के साथ और कॉपर फिर जाएगा डिपॉजिट होने के लिए कहाँ पे, जिंक के स्ट्रिप के ऊपर. What will happen if we add a piece of zinc into the solution? Let us take a closer look at the reaction. The piece of zinc metal is made up of many zinc atoms, which are packed regularly in layers. If we take a look at the reactivity series of metals, we know that zinc is a more reactive. अच्छा, कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग, हमेशा एलिमेंट्स रखने के लिए पूरा एक सॉन्ग है 118 एलिमेंट्स के लिए. ठीक है, अब 118 एलिमेंट्स इतने इजीली तो याद नहीं रहेंगे बट इसके ऊपर एक पूरा सॉन्ग है. इवन उसके पीछे एक पूरा सेंटेंस भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. फाइन, अगर आप देख सकते हो तो ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है.
ठीक है, अब वो उसको याद कैसे रखना है उसके फर्स्ट लेटर्स वो मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे ये देख लो कि जिंक की स्ट्रिप जिंक के मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, जिंक के एटम्स से बनी हुई है। एटम यानी सिंगल जिंक, है ना। मॉलिक्यूल्स यानी अगर दो जिंक के एटम्स कंबाइन होके Zn2 बना रहे, यानी है तो जिंक ही बट उसके दो एटम्स है, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। बट अगर जिंक रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड, यानी सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है और जिंक अलग। ठीक है, फिर मिक्सचर भी होता है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का। फाइन, तो ये देखो जिंक की स्ट्रिप जिंक के एटम से बनी है, बहुत सारे एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, और वो मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये जिंक यहाँ पे रिलीज हो गए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, और ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। metal than copper. As a result, zinc प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ॉम्बी, आई लव हॉट चिकन सूप। ये सारे इस मेटल्स को याद रखने का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को याद रखने का तरीका। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ॉम्बी, आई लव हॉट चिकन सूप। ओके, has a greater tendency to form positive ions. This can be represented using the ionic equation as shown. In forming the zinc ion, zinc metal loses 2 electrons. now you don't know what is it, right? Donation of electrons Thus, and we can say that zinc is oxidized. oxidation and reduction, yani oxidation means releasing in the air oxygen, okay, or here it's a, the what is that, what, who is going to receive electron and who is going to donate electron, but right now you will not understand, just Copper, on the other hand, is a less reactive metal. Thus, Okay. it prefers to remain as an atom instead. here beta. Okay, it's This can be very easy to understand. Can you see the reaction? Slowly and gradually it will replace zinc. over time, as the reaction proceeds, more zinc ions go into the solution and more copper atoms are being deposited onto the surface of the metal strip. As such, we can say that the more reactive zinc metal has displaced copper, the less reactive metal from its salt solution. Now, let us check if you have fully understood the concept of the reactivity series of metals and how it directly affects the displacement reaction of metals. Over here, we have a diagram of colorless zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution and we are going to put, ये उल्टा है, क्या उल्टा है? And a रेकॉर्ड नहीं करो खाली, हाँ बोलने भाई। Okay, displacement reaction is clear now. Okay. Yes, ma'am. So, just start practicing. Just write down in your own words displacement reaction क्या है. Fine. उतना practice करो आज के लिए. Fine बेटा. Next session में फिर से वही से continue करेंगे. Okay. एकदम easy है. इसको डिस्प्लेसमेंट जैसे बताया वो एग्जांपल्स के फॉर्म में याद रखोगे तो इजीली याद रहेगा. ठीक है. Okay. Okay, ma'am. Yes, good morning all of you. Okay, ma'am. Yes, सब वहीं पे प्रेजेंट हो ना? Ma'am. Ma'am. मैम आप गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? आज पहले भी आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। क्योंकि नींद से जागो तभी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं ना, जब आप जग रहे हो, राइट? रिएक्शन एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो तो यहीं पे 2 मिनट है हमारे पास. 2 मिनट के अंदर वो रिएक्शन लिख लो अपने वर्ड्स में बेटा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक नॉर्मल सा एग्जांपल.
मैम डन। Yes, बेटा. It's done. मैम I also done. 1 point is only. हाँ ठीक है फिनिश करो कोई बात नहीं. केविन ओके, दृष्टि ओके. बेटा आई होप जितने भी लोग वीडियोस ऑफ करके अटेंड करते हैं ना, वो एटलीस्ट यहाँ पे उनको अगर कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं, और एटलीस्ट ये तो रिप्लाई कर ही सकते हो आप, भले ही आपके वीडियोस ऑफ हो, कि मैम समझ में आया नहीं आया, मैम मैंने लिखा या नहीं लिखा. मैम हाँ बोलो. मैम जय अचानक से उसका नेट चला गया ना, तो वो लीव हो गया है और रीजन नहीं हो पा रहा है. टीचर नहीं हो पा रहा है. नहीं मैम, ठीक है बट अभी तो उसका नहीं ले फोन आया था मुझे इसीलिए. हाँ बट अभी तो नहीं ले सकते राइट. तो मैम उसे क्या कहूँ मैं? बेटा अभी तो क्लास फिनिश हो गया ना, तो नेक्स्ट सेशन में फिर वहीं से दे लेंगे. मैम आपने बोला था कि मैम जो मैम वो जो मैम उसने डाला था कॉपर सल्फेट के अंदर, जो मैम आयरन डाला था, तो मैम ऐसा हुआ था कॉपर चढ़ने के लिए कि जो भी मैम आयरन के जो मैम एलिमेंट्स में कंपाउंड थे वो सारे डिपॉजिट हो गए थे उसके अंदर. हाँ ठीक है. यस केविन यू आर सेइंग बाय बाय मैम, कैन वी लीव? बेटा लाइव है, आपने लाइव लिखा है, लीव होता है LEVE है ना. इट्स अप टू यू बेटा, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग. फाइन केविन, चलो ठीक है बेटा. बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर. बाय मैम. बाय मैम. यस बेटा बाय.